नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी शिक्षा, आर्थिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितना पैसा बचाते हैं। 1990 में मेरे प्रिय मित्र माइक ने अपने पिता के साम्राज्य की बागडोर संभाली। वास्तव में वह अपने पिता से बेहतर कर रहा था। हम साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उनकी पत्नी इतने अमीर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रिच डैड का साम्राज्य अब विशेषाधिकार प्राप्त हाथों द्वारा संरक्षित है। माइक अब अपने बच्चे को उसकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। मैं 1994 में 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ। मेरी पत्नी किम 37 साल की थीं। रिटायरमेंट का मतलब काम न करना नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे लिए इसका मतलब यह है कि हम तब तक काम कर भी सकते हैं और नहीं भी, जब तक कि कोई अप्रत्याशित क्रांतिकारी परिवर्तन न हो। क्योंकि हमारा पैसा स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है और मुद्रास्फीति से कहीं आगे है। मुझे लगता है इसका मतलब आज़ादी भी है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हैं कि हम अपने दम पर बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे वर्षों तक पानी देते हैं और फिर अचानक आपका रखरखाव खत्म हो जाता है। तब तक इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक पहुंच चुकी थीं, बल्कि फिर पेड़ आपको छाया देता है आनंद लेने के लिए। माइक ने साम्राज्य चलाना चुना, जबकि मैंने सेवानिवृत्ति चुनी। जब भी मैं लोगों के समूह से बात करता हूं, तो वे अक्सर पूछते हैं कि मेरी सलाह क्या है या वे क्या कर सकते हैं। वे कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्या कोई अच्छी किताबें हैं जिनकी मैं अनुशंसा कर सकता हूं? उन्हें अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? सफलता की गुप्त कुंजी क्या है? मैं अरबों डॉलर कैसे कमाऊं? इस संबंध में मुझे हमेशा एक निबंध याद आता है जो मुझे एक बार दिया गया था। मैंने उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया है। सबसे अमीर व्यापारी 1923 में हमारे महानतम नेताओं और सबसे धनी व्यापारियों का एक सम्मेलन शिकागो के एजवाटर बीच होटल में आयोजित किया गया था। उनमें सबसे बड़ी स्वतंत्र इस्पात कंपनी के प्रमुख चार्ल्स श्वाब भी शामिल थे। सैमुअल इंसाल, दुनिया के सबसे महान उपयोगितावादी राष्ट्रपति। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख हॉवर्ड हॉब्सन। इवा क्रेगर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। इंटरनेशनल मैच कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष लियोन फ्रेजियर। आर्थर कॉटन और जेसी लिवामोर दोनों अत्यधिक कुशल स्टॉक सट्टेबाज। और एल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हॉर्डिंग के मंत्रिमंडल के सदस्य। 25 वर्षों के बाद उपरोक्त 9 का अंत इस प्रकार हुआ। 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद श्वाब की मृत्यु दरिद्रता के कारण हो गई। इंसाल विदेश में मर गया, दरिद्र। क्रेगर और कॉटन की भी अशक्तता से मृत्यु हो गई। होब्सन पागल था। विटनी और एल्बर्ट फॉल को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। फ्रेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह है कि कोई भी यह कह सकता है कि वास्तव में इन लोगों के साथ क्या हुआ। यदि आप वर्ष 1923 को देखें, तो यह 1929 की बाजार दुर्घटना और महामंदी से ठीक पहले का समय है। मुझे लगता है कि मंदी का इन लोगों और उनके जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा। अब बोलते हुए, हम इन दिनों इन लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बदलाव के युग में रहते हैं। मुझे लगता है कि अगले 25 वर्षों में कई और मुद्रास्फीति और मंदी होगी, उन उतार चढ़ावों के समानांतर जिनसे इन लोगों को निपटना पड़ा है। मुझे चिंता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ध्यान पैसे पर है, अपने मूल धर्म यानी शिक्षा की उपेक्षा की। यदि लोग लचीले, खुले विचारों वाले, सीखने के इच्छुक होने के लिए तैयार हैं, तो वे बदलाव के माध्यम से अमीर बनेंगे। लेकिन अगर वे सोचते हैं कि पैसा उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा, तो मुझे कहना होगा कि वे खतरे में हैं। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है और धन उत्पन्न करती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के प्रयोग के बिना जो पैसा आता है वह बहुत जल्दी गायब हो जाता है। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने जीवन में कितनी संपत्ति बनाई है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखने में सक्षम हैं। हम सभी ने गरीब लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं जो अचानक फिर से अमीर और गरीब बन जाते हैं। वे अरबों डॉलर जीतते हैं, लेकिन जल्द ही वहीं वापस आ जाते हैं जहां वे पहले थे। या उस पेशेवर खिलाड़ी की कहानी जिसने 24 साल की उम्र में सालाना अरबों डॉलर कमाए और 34 साल की उम्र में एक पुल के नीचे सो रहा था। आज सुबह के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी के बारे में कहानी है जिसके पास 1 साल पहले अरबों डॉलर थे। आज वह दावा करता है कि उसके वकील और अकाउंटेंट दोस्तों ने सारे डॉलर ले लिए और अब वह दरिद्र है। मेन कार वॉश, लेकिन वह केवल 29 वर्ष का है। इतना ही नहीं, बल्कि उसे उस कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार धोते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। आज उनकी कहानी अखबारों में चर्चा का विषय है।
उसने ये दावा करते हुए बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की कि व्यवहार भेदभावपूर्ण था। यह अंगूठी उसी की है। अगर उसने इसे ले लिया तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा। 1997 में यहाँ बैठकर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत जल्दी करोड़पति बन गए। ये हमें एक बार फिर 1920 के दशक की ज्यादतियों की याद दिलाता है। जितना मुझे लोगों को अमीर होते देखकर खुशी होती है, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं और कितनी पीढ़ियों के लिए। इसलिए जब कोई पूछता है हम कहां से शुरू करें या मुझे बताओ कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं, वे अक्सर मेरे उत्तर से बहुत निराश होते हैं। मैं उन्हें वही बात बताता हूं जो मेरे अमीर पिता ने बहुत पहले मुझसे कही थी जब मैं बच्चा था, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से शिक्षित होने की आवश्यकता है। जब भी हम साथ होते थे तो मेरे अमीर पिता ने मेरे दिमाग में ये पैटर्न बिठा दिया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मेरे शिक्षित पिता किताबें पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने वित्तीय शिक्षा को निपुणता तक लाने की आवश्यकता पर बल दिया। यदि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक ठोस नींव रखनी होगी। यदि आप उपनगरों में घर बनाना चाहते हैं तो 5 इंच का कंक्रीट स्लैब डालना पर्याप्त होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की चाहत में 6 इंच के स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी स्कूली प्रणालियां कृषि युग में बनाई गईं, इसलिए वे आज भी बिना नींव के घर बनाने में विश्वास रखते हैं। मिट्टी के फर्श अभी भी लोकप्रिय हैं, इसलिए बच्चे अभी भी बिना किसी वित्तीय शिक्षा के स्कूल से स्नातक होते हैं। नींद भरी उपनगरीय जीवन शैली कर्ज में डूबे दिमाग अमेरिकी सपने से ग्रस्त तय करते हैं कि उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढना है। गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू हुआ। ये तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जगह उपनगर की झुकती मीनारों ने ले ली। रात की नींद फिर लौट आती है। माइक और मैं दोनों वयस्कता तक पहुंचने में सक्षम थे क्योंकि हमें कम उम्र से ही एक ठोस वित्तीय नींव बनाना सिखाया गया था। ईमानदारी से कहूं तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे उबाऊ विषय है। इसे सबसे भ्रमित करने वाली बात भी कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि आप लंबी अवधि के लिए अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी है। सवाल यह है कि आप अपने बच्चों को इतना उबाऊ और भ्रमित करने वाला विषय कैसे पढ़ाते हैं। उत्तर है सरलीकरण। पहले चित्र दिखाकर प्रारंभ करें। मेरे धनी पिता ने माइक और मुझमें ठोस वित्तीय ज्ञान की नींव डाली। जब हम बच्चे थे तभी से उन्होंने हमें पढ़ाने का एक सरल तरीका बनाया। वर्षों तक वह केवल साधारण चित्र बनाते और उनके बारे में बात करते रहे। जैसे ही माइक और मैंने उन सरल चित्रों के माध्यम से शब्दजाल और पैसे के खेल को समझना सीखा, उन्होंने संख्याओं का उपयोग जोड़ा। आज माइक कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म लेखांकन विश्लेषण में महारत हासिल कर सकता है क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा। उसे अरबों डॉलर का साम्राज्य चलाना है। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं क्योंकि मेरा साम्राज्य अपेक्षाकृत छोटा है। हालांकि हम दोनों एक ही आधार से आते हैं। अगले पन्नों में मैं आपके लिए वही रेखा चित्र बनाऊंगा जो माइक के पिता ने हमें सरल रेखाएं खींचना सिखाया था। इन साधारण छवियों ने 2 लड़कों को बड़ी रकम बनाने में मदद की, एक ऐसी नींव जो मजबूत और गहरी थी। नियम 1, संपत्ति खरीदते समय आपको संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी है। ये पहला नियम है और यही एकमात्र नियम है। यह अजीब सा सरल लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि यह नियम कितना सूक्ष्म है। अधिकांश लोग वित्त के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और ऋण के बीच अंतर नहीं जानते हैं। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां जमा करते हैं और उन्हें संपत्ति मानते हैं। जब रिच डैड ने माइक और मुझे ये समझाया तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम तब लगभग युवा हैं, अमीर बनने के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। और उसके पास उत्तर था। उत्तर बहुत सरल है लेकिन हमें सोचने में काफ़ी समय लग गया। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अब इसके बारे में चिंता मत करो, अमीर पिताजी ने कहा, विचार को अंदर आने दो। यदि आप इस सरल सत्य को महसूस कर सकते हैं तो आपके जीवन में एक योजना होगी, वित्तीय समृद्धि। यह विचार छोड़ दिया गया है क्योंकि यह बहुत आम है। तुम्हारा मतलब है कि हमें बस ये जानना होगा कि संपत्ति क्या है और इसे इकट्ठा करना है और फिर हम अमीर बन जाएंगे। मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान है। यदि यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछ लिया। अमीर पिताजी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और जायदाद में अंतर नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क इतने मूर्ख क्यों होते हैं? यदि यह इतना आसान है, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई इसका पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? हमारे अमीर पिता को संपत्ति और ग्रहणाधिकार के बीच अंतर समझाने में केवल कुछ मिनट लगे। एक वयस्क के रूप में मुझे अन्य वयस्कों को यह समझाने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वयस्क अधिक बुद्धिमान होते हैं।
ज़्यादातर मामलों में सोच की यह सरलता वयस्कों के ध्यान से बच जाती है क्योंकि उन्होंने अलग अलग शिक्षा प्राप्त की है। वे अन्य शिक्षित पेशेवरों जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार आदि से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वयस्कों को उन पाठों को भूलने या बच्चे की सरलता की ओर लौटने के लिए कहना बहुत कठिन है। एक समझदार वयस्क अक्सर इतनी सरल परिभाषा पर ध्यान देना मूर्खता समझेगा। रिच डैड किसके आदर्शों में विश्वास करते थे? इसका मतलब है इसे सिंपल स्टूपिड रखें। उन्होंने 2 युवा लड़कों के लिए चीज़ों को सरल बनाया और इससे उनकी वित्तीय नींव मजबूत हुई। तो भ्रम की असली वजह क्या है? या फिर इतनी सरल चीज़ इतनी कठिन कैसे हो सकती है? लोग ऐसी संपत्ति क्यों खरीदेंगे जो वास्तव में देनदारी है? इसका उत्तर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में पाया जा सकता है। हम साक्षरता या शिक्षा शब्द पर जोर देते हैं, वित्तीय साक्षरता या वित्तीय शिक्षा पर नहीं। संपत्ति शब्द का अर्थ दायर परिभाषा नहीं है। वास्तव में यदि आप वास्तव में भ्रमित होना चाहते हैं तो शब्दकोश में परिसंपत्ति और देयता का अर्थ देखें। ये परिभाषा एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट को तो अच्छी लग सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग इतने अहंकारी हैं कि अगर उन्हें कोई बात समझ में ना आए तो भी उसे स्वीकार करने में झिझक होती है। अमीर पिता ने कहा, शब्दों से नहीं समझाया जाता, संख्याओं से समझाना पड़ता है। और अगर आपके पास अंकगणित नहीं है तो आप जमीन में छेद और जमीन के टुकड़े में अंतर नहीं समझ पाएंगे। रिच डैड लेखांकन के बारे में कहा करते थे, ये केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि संख्याएं आपको क्या बताती हैं, ये भी मायने रखता है। ये शब्दों की तरह है, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के जरिए जो कहानी कही जाती है वही वाणी है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन कुछ खास समझ नहीं पाते। पढ़ने की समझ अलग है। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा है। यह एक गाइड बुक के साथ आता है जो बताती है कि वीसीआर को कैसे प्रोग्राम किया जाए। मैं बस शुक्रवार की रात को अपना पसंदीदा टीवी शो रिकॉर्ड करना चाहता था। मैनुअल पढ़कर पागल हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में वीसीआर प्रोग्रामिंग सीखने से ज़्यादा जटिल कुछ भी नहीं है। मैं शब्द पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। यदि मुझे अक्षर पहचान के लिए एक ग्रेड मिलता है तो संभवतः मुझे समझ के लिए F ग्रेड मिलेगा। अधिकांश लोगों के लिए वित्तीय विवरण इसी प्रकार के होते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संख्याओं को पढ़ना होगा और उनका अर्थ समझना होगा। मैंने यह बात अपने अमीर पिता से हजारों बार सुनी। मैंने ये भी सुना है, अमीर संपत्ति जमा करते हैं लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां जमा करते हैं। अब एक परिसंपत्ति और देयता के बीच अंतर कहाँ है? अधिकांश अकाउंटेंट और वित्तीय पेशेवर इस परिभाषा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन सरल चित्रों ने 2 लड़कों के दिमाग में वित्तीय शिक्षा की एक ठोस नींव तैयार की है। 13 साल से कम उम्र के लड़कों को पढ़ाने के लिए अमीर पिताजी ने सब कुछ बहुत सरलता से समझाया। जितना संभव हो उतने चित्रों का उपयोग किया, जितना संभव हो उतना कम शब्दों का उपयोग किया और कई वर्षों तक बिना किसी संख्या का उपयोग किए। उपरोक्त बॉक्स एक आय विवरण है जिसे अक्सर लाभ और हानि विवरण कहा जाता है। यह आय और व्यय को मापता है, धन का आगमन और बहिर्वाह। नीचे बैलेंस शीट की रूपरेखा दी गई है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परिसंपत्तियों और देनदारियों के तुलनात्मक निर्णय से संबंधित है। कई वित्तीय छात्र आय विवरण और बैलेंस शीट के बीच संबंध नहीं जानते हैं। इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझने में असमर्थता वित्तीय संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। इस भ्रम का कारण 2 शब्दों की परिभाषा में पाया जा सकता है। यदि आप और अधिक भ्रमित होना चाहते हैं तो शब्दकोश में परिसंपत्ति और देयता शब्दों के अर्थ फिर से देखें। एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट के लिए शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये समझ से बाहर की भाषा में लिखा होता है। शब्दों की परिभाषा तो पढ़ी जा सकती है लेकिन उसकी सटीक समझ कठिन है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे अमीर पिता ने 2 युवा लड़कों को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, दौलत आपकी जेब गर्म करती है। सुंदर, सरल और उपयोगी। अब जब संपत्तियों और देनदारियों को चित्रों में समझाया गया है तो परिभाषाओं को शब्दों में वर्णित करना आसान हो सकता है। संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा डालती है, लेकिन कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो मेरी जेब से पैसा निकाल लेता है। बस इतना कहना ही काफ़ी है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जीवन भर के लिए संपत्ति खरीदें। यदि आप गरीब या मध्यम वर्ग बनना चाहते हैं तो आजीवन देनदारी खरीदें। वास्तविक दुनिया में इस अंतर को न जानने के कारण ही अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। शब्द और संख्यात्मकता का अभाव वित्तीय संघर्ष का आधार है। यदि किसी को वित्तीय कठिनाइयां हैं तो इसका मतलब है कि वह संख्याओं या शब्दों को समझने या पढ़ने में असमर्थ है। उन्हें कुछ गलतफहमियां हैं। अमीर हैं क्योंकि वे उन लोगों से अधिक जानते हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और अपने धन की रक्षा करना चाहते हैं तो शब्दों और संख्याओं दोनों का ज्ञान यानी वित्तीय साक्षरता अत्यंत आवश्यक है। चार्ट पर तीर नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
अकेले संख्याओं से लगभग कुछ भी नहीं समझा जा सकता। चूंकि अकेले शब्द हमेशा पर्याप्त नहीं होते, भाषण ही वास्तविक होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में संख्याओं को पढ़ना किसी कहानी में पंक्तियां ढूंढने जैसा है। कहानी चलती है। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन संपत्ति खरीदने के बजाय वे जीवन भर देनदारियां जमा करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, नीचे एक गरीब व्यक्ति या घर पर रहने वाले युवा व्यक्ति का नकदी प्रवाह है। बेशक ये सभी डिज़ाइन बहुत सरल हैं, क्योंकि हर किसी को जीवित रहने के लिए भोजन, आश्रय और कपड़ों की आवश्यकता होती है। ये चार्ट किसी गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर व्यक्ति के जीवन में धन के प्रवाह को दर्शाते हैं। ये नकदी प्रवाह कहानी बताती है कि एक व्यक्ति पैसे का उपयोग कैसे करता है और जब उसे पैसा मिलता है तो वह क्या करता है। मैंने अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की कहानी इसलिए शुरू की क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ खामी थी। दोष यह है कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने या उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं अपना सिर झुका लेता हूँ। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में डूबा हूँ इसलिए मुझे और कमाने की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर अधिक पैसा समस्या का समाधान नहीं करता है। दरअसल इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा हमारी दुखद खामियों को उजागर करता है। पैसा अक्सर वह स्पष्ट कर देता है जो हम नहीं जानते। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अप्रत्याशित धन मिलता है, विरासत में मिली संपत्ति, खनन या लॉटरी जीतना, तो ये लंबे समय तक नहीं टिकता है। फिर वह तुरंत पिछली वित्तीय स्थिति में लौट आता है, कभी कभी तो पहले से भी बदतर। आपके मस्तिष्क में मौजूद नकदी प्रवाह आरेख उस अर्थ को व्यक्त करता है। यदि आप ये सब खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो पैसा केवल आपके खर्च को बढ़ाएगा। इसीलिए कहा जाता है, एक मूर्ख और उसके पैसे का मतलब है एक बड़ी बड़ी पार्टी। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हम नैतिक कौशल और पेशेवर कौशल सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अपने पेशेवर कौशल से कमाई करना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, अगर कोई स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता था तो लोग मानते थे कि प्रतिभाशाली छात्र डॉक्टर बनेगा। किसी ने छात्र से यह भी नहीं पूछा कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहता है। चूंकि यह पेशा सबसे अधिक पैसे का वादा करता था, इसलिए सभी का विचार एक ही था। डॉक्टर इन दिनों इतनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन पर ऐसा खतरा हो। बीमा कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल विनियमन, सरकारी हस्तक्षेप, कदाचार की शिकायतें और बहुत कुछ। आजकल छोटे बच्चे बास्केटबॉल स्टार, टाइगर वुड्स जैसे गोल्फ खिलाड़ी, कंप्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट व्यापारी बनना चाहते हैं। क्योंकि अब शोहरत, पैसा और इज्जत है, इसलिए आजकल बच्चों में स्कूली शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना कठिन है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता अब अकादमिक सफलता से जुड़ी नहीं है, जैसा कि पहले हुआ करती थी। जैसे जैसे छात्र बिना किसी वित्तीय कौशल के स्कूल छोड़ते हैं, अरबों शिक्षित लोग अपने करियर में सफल होने के बावजूद वित्तीय संघर्ष का सामना करते हैं। वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें पैसा कमाने का तरीका तो बताया जाता है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उसका सदुपयोग कैसे किया जाए यह नहीं सिखाया जाता। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि प्राकृतिक वित्तीय नियंत्रण हासिल करने के बाद क्या करना है, उस पैसे को दूसरों से कैसे सुरक्षित रखना है, उसे कितने समय तक अपने पास रखना है, और वह पैसा आपके लिए कितनी मेहनत कर सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं कह पाते कि वे पैसों की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं, क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते। एक व्यक्ति उच्च शिक्षित हो सकता है, करियर में सफल हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से निरक्षर हो सकता है। ये लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल कड़ी मेहनत करना सीखा है। ये कहानी है कि कैसे पैसा कमाने का सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है। मेहनती लोगों के जीवन का कार्यक्रम नीरस होता है। एक नवविवाहित, खुश, सुशिक्षित युवा जोड़ा उन दोनों में से एक के किराए के छोटे से घर में रहता है। तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि वे बचा सकते हैं, क्योंकि वे दोनों एक साथ रह रहे हैं। समस्या यह है कि कमरा छोटा है। वे बच्चे चाहते हैं, इसलिए वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बचत करने का निर्णय लेते हैं। अब उनकी आय दोगुनी हो गई है, दोनों अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी आय बढ़ने लगी। उनकी आय वृद्धि वास्तव में कैसी है? नीचे चित्र में ये कुछ हद तक स्पष्ट है। और उनकी लागत कैसे बढ़ती है, यहाँ देखें। अधिकांश लोगों का मुख्य खर्च कर चुकाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आयकर सबसे महंगा है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कर सबसे बड़ा है। एक कर्मचारी सोच सकता है कि सामाजिक सुरक्षा कर और मेडिकेयर या चिकित्सा और नर्सिंग कर मिलाकर लगभग 7.5% बनता है, लेकिन वास्तव में ये 15% है, क्योंकि नियोक्ता को भी समतुल्य सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करना पड़ता है। संक्षेप में, ये पैसा आपको मालिक द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको अपनी खदान से काटे गए सामाजिक सुरक्षा कर पर भी आयकर का भुगतान करना होगा।
है। इस तरह आय का वह हिस्सा आप तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि यह सीधे सामाजिक सुरक्षा में चला जाता है। तब उनकी देनदारी नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बढ़ जाती है। इसे युवा जोड़े के जीवन में वापस जाकर सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। उनकी आमदनी बढ़ती है, इसलिए वे सपनों का घर खरीदने का फैसला करते हैं। अब उन्हें अपने घरों पर एक नया कर, संपत्ति कर देना शुरू करना होगा। फिर वे एक नई कार खरीदते हैं, घर से मेल खाने के लिए नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उनका सपना टूट गया। वे स्वयं को बंधक ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण से दबा हुआ पाते हैं। वे दायित्व के भय से ग्रस्त रहते हैं। अब वे चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। एक बच्चा पैदा होता है। वे अधिक मेहनत करते हैं। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्रेडिट कार्ड के आते ही अधिक पैसा अधिक करों के साथ आता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप के रूप में जाना जाता है। वे इसका उपयोग करते हैं। कार्ड ऋण सीमा को छूना। एक बंधक कंपनी फोन पर कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका घर है। कंपनी उन्हें बिल कंसोलिडेशन ऋण प्रदान करती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि ग्राहक के ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को क्रेडिट कार्ड से चुकाना बेहतर है, और इसके अलावा उन्हें घर के ब्याज पर भी भारी छूट मिलती है। वे बस यही करते हैं और उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान करते हैं। उन्होंने राहत की सांस ली। उनका उपभोक्ता ऋण अब गृह बंधक में बदल गया है। उन्हें अब कम भुगतान करना होगा, क्योंकि उनका कर्ज 30 वर्षों की किश्तों में फैला हुआ है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी के लिए आमंत्रित करता है। फिर मेमोरियल डे सेल चल रही है। ये पैसे बचाने का एक अवसर है। उन्होंने खुद को समझाया, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, मैं अभी जाकर देखूंगा। लेकिन अगर कोई चीज़ अचानक उसकी नज़र में आ जाती है, तो भुगतान किया गया स्पष्ट क्रेडिट कार्ड भी बैग में डाल दिया जाता है। मैं अक्सर इस प्रकार के युवा जोड़े से मिलता हूँ। उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परेशानियां वही रहती हैं। वे मेरा भाषण सुनने के लिए एक व्याख्यान में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें अधिक पैसा कमाने का कोई तरीका बता सकते हैं? उनकी खर्च करने की आदतें अधिक आय चाहने का मुख्य कारण हैं। वे ये भी नहीं जानते कि असली समस्या यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करते हैं, जो उनके पैसे के संघर्ष का मूल कारण है। इसका कारण वित्तीय अशिक्षा और संपत्ति तथा देनदारियों के बीच अंतर न समझना है। अक्सर अधिक पैसा वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं करता है। मुझे उसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। मेरा दोस्त अक्सर कर्ज में डूबे सभी लोगों से एक बात कहता है, यदि आप गड्ढा खोदते हैं और खुद को उसमें डालते हैं, तो गड्ढा खोदना बंद कर दें। एक बच्चे के रूप में मेरे पिता अक्सर हमसे कहा करते थे, जापानी 3 शक्तियों से अवगत थे: तलवार, आभूषण और दर्पण। तलवार हथियार की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए हैं, इसलिए उसकी सैन्य शक्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। आभूषण धन की शक्ति का प्रतीक है। इस आम कहावत में कुछ सच्चाई है। जानिए सबसे अच्छा नियम, जिसके पास सोना है वह नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। 3 चीजों में से यह आत्मज्ञान जापानियों के लिए सबसे मूल्यवान है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे की ताकत को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठते हैं और पैसे कमाने के लिए, अधिक मेहनत करने के लिए काम पर भागते हैं। वे एक बार भी खुद से नहीं पूछते कि इन सब का कोई मतलब है भी या नहीं। उन्हें पैसे के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं है, तो पैसे की राक्षसी शक्ति को उन पर शासन करने दें। इस प्रकार पैसे की ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है। लेकिन अगर उन्होंने दर्पण की शक्ति का उपयोग किया होता, तो उन्होंने खुद से पूछा होता, क्या इसका कोई अर्थ है? अधिकतर लोग अक्सर अपने आंतरिक ज्ञान, आंतरिक प्रतिभा पर भरोसा किए बिना भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। वे काम करते हैं क्योंकि हर कोई करता है। वे सवाल करने के बजाय स्वीकार कर लेते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया जाता है। उदाहरण के लिए, एकाधिक निवेश करें, या आपका घर एक संपत्ति है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। यदि आप अधिक उधार लेते हैं तो आपको कर में छूट मिलती है। एक सुरक्षित नौकरी ढूंढें, गलतियां न करें, जोखिम न लें। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से बोलना मौत के डर से भी ज्यादा डरावना होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सार्वजनिक रूप से बोलने का डर सामाजिक बहिष्कार के डर, सबसे अलग होने के डर, आलोचना के डर, उपहास के डर और बहिष्कार के डर के कारण होता है। बाकियों से अलग होने का डर लोगों के लिए समस्याओं के नए समाधान खोजने में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए मेरे विद्वान पिता ने कहा था कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि हम इंसान होने के नाते सच्चाई तभी देखते हैं जब हम दर्पण के अंदर देखते हैं। ज्यादातर लोग सावधानीपूर्वक चलो कहने का मुख्य कारण डर है। ये खेल, रिश्ते, करियर और पैसे पर लागू होता है। वही डर, समाज से बहिष्कृत होने का डर, लोग सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, जनता की राय पर सवाल नहीं उठाता या लोकप्रिय रुझानों के खिलाफ नहीं जाता। आपका घर एक संपत्ति है, यह एक प्रमोशन है। एक दिन मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा।
पैसे बचाएं, मेरा घर बड़ा होने पर मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। टिकल मी एल्मो डॉल स्टॉक में नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बची है जिसका अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। भीड़ के साथ बने रहने की कोशिश, उनके साथ बने रहने की कोशिश ने वित्तीय समस्याओं को जन्म दिया है। कभी कभी हम सभी को बाहरी भय के आगे झुकने के बजाय दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने और हमारी आंतरिक बुद्धि हमें जो बता रही है उसके प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब माइक और मैं 16 साल के थे तो स्कूल में हमारे बीच एक समस्या थी। हम बुरे नहीं थे, लेकिन मैं दूसरों से अलग होने लगा। स्कूल के बाद सप्ताहांत में हम माइक के पिता के लिए काम करते थे। माइक और मैं काम के बाद अक्सर उसके पिता के साथ घंटों बिताते थे, जहां वह बैंकरों, निवेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ बैठकें करते थे। हम एक ही टेबल पर चुपचाप बैठे रहते थे। ये वह व्यक्ति है जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और आज इन शिक्षित लोगों को निर्देशित, पढ़ा रहा है, आदेश दे रहा है और सवाल कर रहा है, जो हमेशा उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं और उसकी मंजूरी के बिना झुक जाते हैं। ये वो शख्स है जो भीड़ के साथ नहीं चलता था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से सोचा। उन्हें ये कहना नापसंद था कि हमें इसे इस तरह से करना होगा क्योंकि बाकी सभी ने ऐसा किया है। उन्हें मैं नहीं कर सकता शब्द से भी नफरत थी। यदि आप चाहते हैं कि वह कुछ करे तो बस कहें, मुझे नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं। माइक और मैंने उसकी बैठकों में स्कूल और कॉलेज से कहीं अधिक सीखा। माइक के पिता के पास स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह वित्त में अच्छी तरह से शिक्षित थे और इसलिए सफल थे। वह हमसे बार बार कहा करते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को काम पर रखता है। इसलिए माइक और मैं स्मार्ट लोगों को सुनने और उनसे सीखने में घंटों बिताते थे। लेकिन इस वजह से माइक और मैं हमारे शिक्षकों द्वारा सिखाई गई रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं कर सके। और यही समस्या थी। जब भी हमारे शिक्षक कहते थे, यदि तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे तो तुम वास्तविक दुनिया में सफल नहीं हो पाओगे। माइक और मैंने संदेह से देखा। जब हमें प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहा गया और नियमों से विचलित होने से मना किया गया, तो हमें एहसास हुआ कि स्कूल प्रणाली वास्तव में रचनात्मक कार्यों को हतोत्साहित करती है। हमें अमीर पिता की बातें समझ आने लगीं। उन्होंने कहा, स्कूल पाठ्यक्रम अच्छे कर्मचारी बनाने के लिए बनाया गया है, अच्छा मालिक नहीं। कभी कभी माइक और मैं अपने शिक्षकों से पूछते थे, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, या हम पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ते, या पैसा कैसे काम करता है। मुझे अक्सर बाद वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता। अगर हम पढ़ाई में अच्छा कर सके तो पैसा मिलना तय है। जितना अधिक हमने पैसे की ताकत के बारे में जाना, उतना ही अधिक मैं अपने शिक्षकों और सहपाठियों से दूर होता गया। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने कभी भी मुझ पर अच्छे अंकों के लिए दबाव नहीं डाला। मैंने सोचा क्यों नहीं दिया, लेकिन पैसे को लेकर हमारे मतभेद स्पष्ट हो गए। जब मैं 16 साल का था, तब तक वित्त में मेरी नींव मेरे माता पिता से बेहतर थी। मैं लाभ और हानि का लेखा जोखा रख सकता था, कर लेखाकारों, कॉर्पोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट दलालों, निवेशकों आदि की बातें सुन सकता था। लेकिन मैंने देखा, मेरे पिता केवल शिक्षकों से ही बात करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है। और मैंने उससे कहा कि घर इतना अच्छा निवेश नहीं है। इस प्रकार एक अप्रिय बहस शुरू हो गई। ये तस्वीर मेरे अमीर पिता और गरीब पिता के अपने घर के बारे में दृष्टिकोण में अंतर दिखाती है। एक पिता ने सोचा कि घर उसकी संपत्ति है, जबकि दूसरे पिता ने सोचा कि यह एक दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने अपने पिता को नकदी प्रवाह समझाने के लिए ये चित्र बनाया था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि एक घर का मालिक बनने के लिए आकस्मिक लागतें किस प्रकार बढ़ जाती हैं। बड़े घर का मतलब है अधिक खर्च, और खर्चों के माध्यम से नकदी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। आज भी मुझसे इस बात पर बहस होती है कि घर कोई संपत्ति नहीं है। कई लोगों के लिए घर उनका सपना और सबसे बड़ा निवेश होता है। अपना खुद का घर न होने से बेहतर है। मैं इस लोकप्रिय राय को थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रस्ताव करना चाहूँगा। अगर मैं और मेरी पत्नी एक बड़ा और शानदार घर खरीदते, तो हमें एहसास होता कि यह संपत्ति के बजाय देनदारी बन जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी जेब से पैसे लगेंगे। इसलिए मैं अपने तर्क रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग असहमत होंगे, क्योंकि एक खूबसूरत घर के साथ एक गहरी भावना जुड़ी होती है, और पैसों के मामले में अति भावना वित्तीय बुद्धिमत्ता को कम कर देती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना सकता है। एक घर के संबंध में मैं एक बात कहूँगा, अधिकांश लोग अपने घर के लिए भुगतान करने के लिए जीवन भर काम करते हैं, लेकिन कभी भी इसका मालिकाना हक नहीं रखते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग हर कुछ वर्षों में नया घर खरीदते हैं, और हर बार वे पुराने का भुगतान करने के लिए नया 30 वर्षीय ऋण लेते हैं। 2. यद्यपि बंधक पर चुकाया गया ब्याज कर कटौती योग्य है, बाकी लागत बकाया डॉलर की राशि में से कर घटाकर है। बंधक का भुगतान हो जाने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं जारी रहती हैं। 3. संपत्ति कर। मेरी पत्नी के माता पिता तब तबाह हो गए जब उनका संपत्ति कर $1000 प्रति माह तक बढ़ गया,
ऐसा उनके रिटायरमेंट के बाद होता है। परिणामस्वरूप इस वृद्धि ने उनके सेवानिवृत्ति बजट पर दबाव डाला, जिससे उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्ला 4। ऐसा हमेशा नहीं होता कि घर की कीमतें बढ़ें। मेरे अभी भी ऐसे दोस्त हैं जिनके घर 1997 में लाखों डॉलर के थे, लेकिन अब केवल $700,000 में बिक रहे हैं। 5। अवसर का लाभ न उठाना ही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपका सारा पैसा घर में अटका हुआ है तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा लगातार खर्च के क्षेत्र में जा रहा है। संपत्ति रजिस्टर में कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा है। यह मध्यम वर्ग का नकदी प्रवाह पैटर्न है। यदि कोई युवा वयस्क शुरू से ही संपत्ति खातों में अधिक पैसा बचाता है तो बाद के वर्षों में उसके लिए आसान होगा, खासकर जब वे बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए तैयार होते हैं। उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी और अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अक्सर एक घर केवल होम इक्विटी ऋण बोझ का साधन बन जाता है, जिससे लागत बढ़ती है। संक्षेप में कहें तो प्रारंभिक जीवन में निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत ही मूल्यवान घर का मालिक बनने का निर्णय अंततः कम से कम 3 प्रभाव डालता है। 1. समय की बर्बादी। इस दौरान अन्य संपत्तियों की कीमतें बढ़ सकती थीं। 2. अतिरिक्त पूंजी बर्बाद हो जाती है, जिसे कहीं और निवेश किया जा सकता था यदि इसे घर से संबंधित रखरखाव पर भारी खर्च नहीं किया गया होता। 3. शिक्षा बर्बाद हो गई। अक्सर लोग अपने घरों, बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनी संपत्ति मानते हैं। वे इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा है। परिणामस्वरूप उनके पास निवेश का अनुभव नहीं है। इनमें से कोई भी निवेश जगत में परिष्कृत निवेशक नहीं हो सकता। सर्वोत्तम निवेश पहले संतोषजनक निवेशकों को बेचे जाते हैं, फिर उसने सावधान निवेशकों को बेच दिया। मेरे शिक्षित पिता के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोग चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। उसके खर्चे और आय बराबर हैं, इसलिए वह कभी भी संपत्ति में निवेश नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप उसकी देनदारियां, जैसे बंधक या क्रेडिट कार्ड, संपत्ति से ज्यादा कर्ज हो जाता है। नीचे दी गई तस्वीर इस बात का सबूत है। मेरे अमीर पिता के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण न्यूनतम देनदारी और कुल निवेश के प्रति समर्पित जीवन को दर्शाते हैं। मेरे अमीर पिता के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर और अमीर क्यों हो सकते हैं। संपत्ति से होने वाली आय सभी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है और बकाया राशि को संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। संपत्ति रेखा भी बढ़ती है और उससे होने वाली आय भी। परिणामस्वरूप अमीर इस प्रकार और अधिक अमीर हो जाते हैं। मध्यम वर्ग को हमेशा आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन है और जैसे जैसे उनका वेतन बढ़ता है वैसे वैसे उनका कर भी बढ़ता है। वेतन के अनुरूप ही उनके खर्चे भी बढ़ते हैं। चूहों की दौड़ शुरू हो जाती है। वे अपने घर को ही अपनी मुख्य संपत्ति मानते हैं, लेकिन वे ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश नहीं करते जो आय उत्पन्न कर सकें। तो फिर मध्यम वर्ग संघर्ष क्यों कर रहा है? यहाँ देखें। आज के कर्ज में डूबे समाज का आधार यह है कि आप अपने घर को एक निवेश मानें और कल्पना करें कि यदि आपका वेतन बढ़ता है तो आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं या अधिक खर्च कर सकते हैं। ये बढ़ती लागत परिवारों को और अधिक कर्ज में धकेल देती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक वित्तीय अनिश्चितता पैदा होती है, भले ही वे काम में सुधार कर रहे हों और नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हों। खराब वित्तीय शिक्षा इस जोखिम भरी जीवन शैली का कारण है। 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर छंटनी और व्यवसायों के आकार में कटौती ने मध्यम वर्ग के वित्त पर ध्यान आकर्षित किया। अचानक कंपनी का पेंशन प्लान 400 प्लान में बदल रहा है। जाहिर है, सामाजिक सुरक्षा भी अनिश्चित है और इसे सेवानिवृत्ति पूंजी के रूप में नहीं गिना जा सकता। मध्यम वर्ग डरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि आजकल लोग इन मुद्दों को समझ रहे हैं और म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर रहे हैं। इसी निवेश के कारण आज हम शेयर बाजार में लंबी कतारें देखते हैं। आजकल मध्यम वर्ग की मांगों को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनाए जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बहुत लोकप्रिय हैं। विशिष्ट म्यूचुअल फंड खरीदार करों और बंधक का भुगतान करने, बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान करने में व्यस्त हैं। उनके पास ये सीखने या अध्ययन करने का समय नहीं है कि निवेश कैसे किया जाए, इसलिए वे म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा चूंकि म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के निवेश की पेशकश करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। शिक्षित मध्यम वर्ग का एक समूह म्यूचुअल फंड दलालों और वित्तीय योजनाकारों की इस विविधीकरण नीति में विश्वास करता है। लेकिन मेरी सलाह है, सावधानी से खेलें, जोखिम से बचें। वास्तविकता यह है कि जीवन की शुरुआत में वित्तीय शिक्षा की कमी औसत मध्यम वर्ग को जोखिम में डालती है। उन्हें सावधानी से खेलना होगा क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति गिरती रहती है। उनकी बैलेंस शीट में संतुलन की कमी है, भारी देनदारियां हैं, लेकिन आय या संपत्ति का कोई स्रोत नहीं है। उनका वेतन ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से उनके मालिक पर निर्भर होती है।
इसलिए जब जीवन का कोई सुनहरा अवसर आता है तो यही लोग उस अवसर का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। उन्हें इसे सुरक्षित रखना होगा क्योंकि वे मेहनती हैं, सबसे अधिक कर चुकाते हैं और कर्ज से दबे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानना है। एक बार जब आप अंतर समझ जाएं, तो उन संपत्तियों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करें जो केवल आय उत्पन्न कर सकती हैं। अमीर बनने की राह पर यह पहला और सबसे अच्छा कदम है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति की सूची बढ़ती रहेगी। देनदारियां और खर्च कम करने पर ध्यान दें। इससे प्रॉपर्टी इन्वेंटरी में अधिक पैसा निवेश किया जा सकेगा। जल्द ही आपकी संपत्ति का आधार इतना गहरा हो जाएगा कि आप दूरगामी निवेश करने में सक्षम होंगे, ऐसे निवेश जो 100% से लेकर असीमित रिटर्न दे सकते हैं। $5,000 का निवेश शीघ्र ही 10 लाख या अधिक में बदल सकता है। मध्यम वर्ग इस निवेश को अत्यधिक जोखिम भरा कहेगा। निवेश जोखिम भरा नहीं है। सरल वित्तीय बुद्धिमत्ता, जो वित्तीय साक्षरता से शुरू होती है, उस साक्षरता के अभाव में असुरक्षित लगती है। यदि आप वही करें जो भीड़ करती है, तो आपको यह चित्र मिलेगा। एक श्रमिक के साथ साथ एक घर के मालिक के रूप में आपके श्रम का फल आमतौर पर इस तरह दिखता है। 1. आप किसी और के लिए काम करते हैं। अधिकांश लोग जो मजदूरी के लिए काम करते हैं, मालिकों और शेयरधारकों को अमीर बनाते हैं। आपकी कड़ी मेहनत और सफलता मालिक को सेवानिवृत्ति में भी सफल होने में मदद करेगी। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आपके देखने से पहले ही सरकार आपकी सैलरी से अपना हिस्सा ले लेती है। कड़ी मेहनत करके आप केवल सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर की मात्रा में वृद्धि करते हैं। अधिकांश लोग केवल जनवरी से मई तक सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर बंधक और क्रेडिट कार्ड से भुगतान होता है। केवल काम करने में समस्या यह है कि तीनों स्तरों में से प्रत्येक पर इसमें आपका अधिकांश अतिरिक्त प्रयास लगता है। आपको सीखना चाहिए कि आपके अतिरिक्त प्रयास से आप और आपका परिवार सीधे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। एक बार जब आप इसे स्वयं करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं। अधिकांश लोग अपनी आजीविका बचाते हैं और अर्जित संपत्ति का भुगतान अपने वेतन से करते हैं। वे अपनी सफलता को संपत्ति वृद्धि से कैसे मापते हैं। जब लोगों को एहसास होता है कि वह अमीर है, क्या उसके पास धन है। धन की मेरी अपनी परिभाषा है, जैसे संपत्ति और देनदारी की मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के एक सज्जन से उधार लिया था। कोई उसे पाखंडी कहता है, कोई जिंदा दिल, कोई जीनियस। कुछ साल पहले वह वास्तुशिल्प जगत में चर्चा का विषय बन गए थे क्योंकि उन्होंने 1961 में जियोडेसिक डोम नामक एक पेटेंट के लिए आवेदन किया था। आवेदन में फुलर ने धन के बारे में भी कुछ बताया है। पहले तो ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद ये समझ में आने लगता है। धन अक्सर यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कब तक जीवित रहूंगा। निवल मूल्य, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर अक्सर लोगों की कीमती चीज़ों और उन चीज़ों के बारे में राय से भरा होता है। ये परिभाषा निवल मूल्य से बिल्कुल अलग, एक सही और सटीक माप होने की क्षमता रखती है। अब मैं माप सकता हूं और समझ सकता हूं कि मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के मामले में कहां खड़ा हूं। जबकि निवल मूल्य में अक्सर ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, जैसे खरीदी गई चीजें और गराज में रखी चीजें। धन केवल इस बात का माप है कि आपने कितना पैसा कमाया है और आपका वित्तीय जीवन कितना लंबा है। कैश फ्लो परिसंपत्तियों की पंक्ति और व्यय की पंक्ति से नकदी प्रवाह का एक सापेक्ष माप है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मेरी संपत्ति से प्रति माह $1000 का नकदी प्रवाह होता था और मेरा मासिक खर्च $2000 है, तो मेरी संपत्ति कितनी है। आइए बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस जाएं। उसकी परिभाषा के अनुसार मैं कितने दिन जीवित रह सकता हूं। मान लीजिए कि महीना 30 दिन का है। उस परिभाषा के अनुसार मेरे पास आधे महीने का नकदी प्रवाह है। जब मुझे अपनी संपत्ति से $2000 नकद प्रवाह मिलेगा, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए मैं अभी बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास धन है। अब मुझे संपत्ति से जो आय होती है, उससे मेरे पूरे महीने का खर्च चल जाता है। अगर मैं अपना खर्च बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे पहले अपनी संपत्ति से नकदी प्रवाह बढ़ाना होगा ताकि मैं इतना अधिशेष बनाए रख सकूं। ध्यान दें कि इस समय मैं अब अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैं ध्यान केंद्रित करने और ऐसी संपत्ति बनाने में सक्षम था जिसने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता दी। यदि मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, तो मैं अपनी संपत्ति से प्राप्त नकदी प्रवाह से अपने मासिक खर्चों को पूरा कर सकता हूं। मेरा अगला लक्ष्य मेरी परिसंपत्तियों से अतिरिक्त नकदी प्रवाह को परिसंपत्ति कॉलम में पुनः निवेश करना होगा। जितना अधिक पैसा मेरे धन कॉलम में जाता है, उतना ही अधिक मेरा धन कॉलम बढ़ता है। जैसे जैसे मेरी संपत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे मेरा नकदी प्रवाह भी बढ़ता है।
और जब तक मैं अपने खर्चों को इन संपत्तियों से होने वाले नकदी प्रवाह से कम रखता हूं, मैं अपने शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से अधिक आय के साथ अमीर होता जा रहा हूं। जैसे जैसे ये पुनर्निवेश प्रक्रिया जारी रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर हूं। बस ये सरल अवलोकन याद रखें। तो मैं अपने व्यवसाय के बारे में कैसे सोचना शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक के बारे में सुनें। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।